हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हम तब कहते हैं हुई है जब कोई केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में ये डिफरेंस होता है कि जो फिज़िकल चेंज होता है तो जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी सब्सटेंस के, वो चेंज नहीं होते। हालांकि एक केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी अपनी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम कैसे कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है? तो अ केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, पहला है कि चेंज इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस, अगर उनमें से किसी एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो हम उससे पहचान सकते हैं कि वो केमिकल चेंज हो रहा है। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि अगर स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है तो भी वो एक केमिकल चेंज हो, बट हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक केमिकल चेंज क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है। दूसरा है चेंज इन कलर। उस सब्सटेंस के कलर में भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद। अब जैसे आपने पढ़ा है, रस्टिंग के बारे में पढ़ा है, जब रस्टिंग होती है तो क्या होता है, तो जो ओरिजिनल कलर होता है आयरन का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले आयरन ब्लैक होता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, कोरोजन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड दो और रिएक्शंस इनमें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो या तो उसमें हीट इवॉल्व होती है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब हीट इवॉल्व होती है तो जो कंटेनर जिसमें हम रिएक्शन कर, जो टेस्ट ट्यूब या फिर जो बीकर जिसमें रिएक्शन हो रही है, वो गर्म हो जाता है क्योंकि हीट इवॉल्व होती है। और उस हीट का मतलब अमाउंट है, ज़्यादा होगी या कम होगी, वो डिपेंड करता है उस रिएक्शन पे। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और एंडोथर्मिक, जिसमें कि जो टेस्ट ट्यूब या फिर जो बीकर होता है वो ठंडा हो जाता है क्योंकि हीट जितनी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है रिएक्शन में। फिर उसके बाद चौथा आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कि एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक रेसिड्यू मिलता है हमें जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार रिएक्शंस होती हैं जिनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसेस के या फिर कोई भी और गैस का इवोल्यूशन होता है तो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब इन सब में से तो कुछ ना कुछ होता ही है केमिकल चेंज में। ठीक है, तो ये थे 5 ऐसी चेंजेस जो एक केमिकल रिएक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब उसका दूसरा पार्ट है केमिकल इक्वेशंस। अब एक केमिकल इक्वेशन में, अच्छा अभी आप आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बट अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो अगर ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें कि कंपाउंड ए या फिर एलिमेंट ए कंपाउंड बी या फिर एलिमेंट बी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा कंपाउंड ए बी। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो उस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम प्रोडक्ट ही कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होता है, द फाइनल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अब जरूरी नहीं है कि कंपाउंड भी हो, इसके अलावा हो सकता है कोई दूसरी गैस इवॉल्व हो, वो भी प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब अगर सिर्फ हाइड्रोजन, वो फ्यूल कहेंगे हाइड्रोजन का, बट हो सकता है कि कोई एलिमेंट हमें मिले, अगर सोडियम मान लीजिए अलग होगा तो वो भी एक प्रोडक्ट होता है। तो वो कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। ये होती हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और इक्वेशंस। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में देखेंगे। तो आपके सबसे पहले एक्टिविटी जो है वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली दी हुई है। तो मैग्नीशियम, आई होप आपको सिंबल्स आते होंगे क्योंकि क्लास 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब मैग्नीशियम सॉलिड है, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हम इसको बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप इसको बैलेंस कीजिए, अभी मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगी, आगे चल के सब कुछ है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे आपके लिए बैलेंस कर दिया। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिख रहे हैं उसके साथ साथ आप उसके एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हुए हैं और जो कंपाउंड जो हमें, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट है, उनका नाम आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन, ये ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जब भी हम एक मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो डार्जलिंग वाइट लाइट हमें मिलती है, ठीक है। एक्चुअल में मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है, ठीक है, सिल्वरी वाइट होता है, बट जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये प्योर वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन तो हुई है, इसमें एक नया प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ है और कलर भी चेंज हुआ है। इसके अलावा जो स्टेट है, इस समय मैग्नीशियम अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, बट जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब भी हम मैग्नीशियम को, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो उससे पहले हम उसे सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए मैग्नीशियम एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो वो अपने ऊपर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कोटिंग किसकी होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों की साथ में कोटिंग होती है, इसलिए हम कहते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये जो कोटिंग होती है, ये जब हम इसको बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस में दखल अंदाजी देती है, उस प्रोसेस को होने में दिक्कत देती है, ठीक है। इसलिए हम इसको रब करते हैं सैंड पेपर से, ताकि जो हमारी रिएक्शन है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगी और जो हमारी रिएक्शन है वो अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल, चेंज इन कलर और चेंज इन फिजिकल स्टेट। इसके अलावा एक दूसरी आपकी एक्टिविटी दी हुई है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट्स विथ पोटेशियम, आपको सबके नाम लिखने हैं, ठीक है। रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड, ये सब एक्वा स्टेट में है, टू गिव यू लेड आयोडाइड, अगेन सॉरी ये सॉलिड स्टेट में है, एंड लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक्वा स्टेट में है। अब यहाँ पे मैंने सॉलिड इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको एक और बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। जैसे ये दो एग्जाम्पल्स है ना, जैसे इसमें दो एग्जाम्पल्स कवर हो रहे हैं, एक तो चेंज इन स्टेट हो गया, एक तो और दूसरा चेंज इन कलर हो गया। इसमें भी चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
अब देखिए यहाँ पे दोनों सब्सटेंसेस अपने एक्वस स्टेट में है, दोनों सब्सटेंसेस कलरलेस हैं, पर जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें लेड आयोडाइड मिलता है जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, ब्राइट येलो कलर का होता है, और उसके साथ जो हमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है वो तो कलरलेस होता ही होता है। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अभी देखिए दोनों कलरलेस थे और अचानक से हमें लेड आयोडाइड मिल जाता है जो कि ब्राइट येलो कलर का होता है, और आपको सारे कंपाउंड्स के नाम लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिपिटेट PbI2, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो द सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। एक ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट जो सेपरेट हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, और इन जो मैं आपको बातें बता रही हूँ इन सब के आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। तो ये तो आप जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनमें कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी बताती हूँ। जब जिंक रिएक्ट करती है किसी एसिड के साथ तो हमें एक तो सॉल्ट मिलता है, पर इसमें आप इतना समझ लीजिए कि जिंक जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट, और उसके साथ मिलती है हाइड्रोजन गैस। स्टेट्स मैंने नहीं लिखे हैं, स्टेट्स आपको लिखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सारी रिएक्शंस बुक में दी हुई हैं और बुक में इनके स्टेट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक्वस एक्वस, सॉलिड एक्वस, सॉलिड एक्वस, एक्वस गैस। ठीक, इसके अलावा जब जिंक रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो भी हमें मिलता है जिंक क्लोराइड और H2 गैस। ठीक है, सबका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, ये निकलेंगी और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, ये दोनों टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हाइड्रोजन के टेस्ट क्या है कि जब हम उसको जब बर्निंग कैंडल लाते हैं तो द कैंडल बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। जब जहाँ कहीं भी ये पॉपिंग वर्ड आ गया वैसे ही आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कि जब हम उसको लाइम वाटर में मिक्स करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अभी ये सब रिएक्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो जिसे हम कहते हैं लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, CaO, इसका आपको नाम याद रखना है, क्विक लाइम। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है पानी के साथ, ये सॉलिड स्टेट में होता है, पानी लिक्विड स्टेट में होता है, जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। अब इसके साथ इवोल्यूशन होता है हीट का, तो जिस भी कंटेनर में आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो कंटेनर हो जाता है हीट अप। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, जिसके कारण कि हम जिस बीकर में, जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो हीट अप हो जाता है। अगर एनर्जी इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, एक्सो मतलब एग्जिट करना, अगर वो बाहर निकल रही है तो आप समझिए कि वो एक क्या है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है बाहर। और अभी मैंने आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताया था वो यही लाइम वाटर है। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट, इसी में उसको मिलाते हैं तो मिल्की हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, ये था एग्जाम्पल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, ये बात होगी चेंज इन टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाली रिएक्शन, तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं। Mg सॉलिड स्टेट्स लिखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन गैस विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आपको
मैं नहीं चाहती कि जैसा बॉक्स बना के बुक में दिया हुआ है आप भी उसी तरीके से करें। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे ही देखें आप इसको समझ जाएं कि कैसे बैलेंस करना है। बट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि बॉक्स के मेथड से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक तरफ सारे रिएक्टेंट्स लिख देने होते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको लिख देने होते हैं प्रोडक्ट्स। अब इसमें आपको सिर्फ एलिमेंट्स लिखने होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स और उनके नंबर कितने हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और यहाँ पे आपको उनके नंबर लिखने हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स और ये एलिमेंट, ठीक। अब देखिए, मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में इसकी क्वांटिटी कितनी है 1 और प्रोडक्ट में 1। दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में इसकी क्वांटिटी कितनी है 2 और प्रोडक्ट में इसकी क्वांटिटी कितनी है 1, ठीक। अब अगर हम देखें यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो बैलेंसिंग यही मतलब हुआ कि मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर हैं उतने ही उधर भी हों, इसी को बस हम बैलेंसिंग कहते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी हम लिखते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हो गए 2 हो गए, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से मैग्नीशियम भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे ये कितने हो गए 2 हो गए, तो हमें यहाँ पे भी इसको बराबर करने के लिए 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है और ये हमारी मिल गई हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो हम इसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन सिर्फ, ठीक। अब बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है? अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, कोई नया प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। जो इधर होगा वही उधर होगा। तो जितनी क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस इधर होगा उतनी ही क्वांटिटी में उसे इधर भी होना पड़ेगा। इसीलिए अगर यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम का नंबर कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर अगर 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा 2 होगा। दैट इज ओनली बैलेंसिंग। अब थोड़े एग्जाम्पल्स हम बैलेंसिंग के लेके उन्हें बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं Fe plus H2O will give you Fe3O4 plus H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। अब ये Fe3O4 क्या है? ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड है, जिसको आप आगे पढ़ोगे, अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे, उस पर आपको डिटेल में नहीं जाना। दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट ऑल द बेसिक्स, ठीक है। अब देखिए ये आयरन है, ठीक है। अब सिंपल जैसे हम लोगों ने पहले किया था सेम उसी टेक्निक से हम इसे भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स, अभी इनिशियल लेवल पे आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, बाकी आप आगे करके आगे जब आप सीख जाएंगे इसको करना तो आप खुद ही से बिना टेबल बनाए आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं एलिमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ बट आपको रिएक्टेंट के पहले यहाँ पे एलिमेंट लिखना होगा, ठीक है। अब एलिमेंट सबसे पहला क्या है Fe है, यानी कि आयरन है। तो रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है। उसके बाद सिर्फ अभी आपको सिर्फ एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितनी है 1 है, प्रोडक्ट में कितनी है 4 है, ठीक। अब सबसे पहले तो हमें आयरन को ही बैलेंस करना है, क्योंकि वो इधर तो 3 है बट इधर कितना है, इधर 1 ही है। तो इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिला 3Fe, ठीक।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो यानी कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, बट यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 4 आ गया, और इस तरीके से आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। 3 × 1 3, इधर भी 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, इधर भी 4 × 1 4, इधर भी 4, इधर भी। तो इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स जितने रिएक्टेंट्स में होंगे और जितने प्रोडक्ट्स में होंगे वो इक्वल होने चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको बैलेंसिंग समझ आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई है तो आप कमेंट करके कोई इक्वेशन जिसको आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा है वो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब हम पहुँचते हैं अपने चैप्टर के दूसरे पड़ाव पे, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, या फिर ज़्यादा अप्रोप्रिएटली बोले तो रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होती हैं 4 टाइप्स की। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें ये 2 टाइप्स की हो जाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद आती है डीकॉम्पोजिशन, और इसके बाद आती है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली 4 टाइप्स की आपके इक्वेशंस होती हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो एक्चुअल में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट होती है। या हम कहें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट होती है। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन से आपको पहले ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक कंपाउंड जब दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तीसरा नया कंपाउंड बनाता है, सिंपल। ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स मिल करके कंबाइन हो करके केमिकली रिएक्ट हो करके एक नया जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सोथर्मिक इक्वेशन का जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का जो एग्जांपल दिया था कि जब कोई क्लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है, स्लेग लाइम बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेम फॉर्मेट फॉलो कर रही है, राइट। इसके साथ हीट इवॉल्व होती है बट इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद इस इक्वेशन से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप जो घरों में जो स्लेग लाइम का यूज़ करते हो, जैसे जो चूना होता है, बेसिकली हम बोले जो लाइम चूना होता है, जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं अपने घरों में तो कुछ समय के बाद दीवारें शाइनी कैसे हो जाती हैं। ठीक है, दीवारें शाइनी इस तरीके से हो जाती हैं कि जब हम इसको हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें मिलता है और इसको हम दीवारों पे लगाते हैं। ठीक, अब जब ये हमें मिला तो जब ये दीवारों पे लगता है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। इसके साथ और क्या बनाती है, इसके साथ बनाती है H2O, दैट इज लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में। यही जो कंपाउंड बना ये दीवारों को एक शाइनी फिनिश देता है। आई होप कि मैं जो आपको समझा रही हूँ आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है,
Calcium hydroxide when reacts with carbon dioxide present in atmosphere, it forms calcium carbonate which gives shiny finish to the walls. इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को इसके साथ मिलाते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, किस टाइप की रिएक्शन है। तो बच्चे या तो सिर्फ कॉम्बिनेशन लिख के आते हैं या तो सिर्फ एक्सोथर्मिक लिख के आते हैं, बट आपको दोनों लिखना है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, जब भी हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है। पहला तो हीट इज इवॉल्व, दूसरा वाइट सब्सटेंस दैट इज स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड, और कई बार हिसिंग साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है स्लेकिंग ऑफ लाइम। जो ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है इसे हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, इसीलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मार्बल, या फिर इसे लाइमस्टोन कहते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, AB प्लस CD विल गिव यू AC प्लस DB। ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसमें एक्चुअल में ये जो है ये एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है D के कंपैरिजन में। तो ये D को डिस्प्लेस करके, मतलब D हट जाएगा, D को डिस्प्लेस करके C के साथ रिएक्ट करके AC बनाता है, और फिर ये D B के साथ रिएक्ट करके DB बनाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है कि AB रिएक्ट करेगा C के साथ, ठीक। अब इसमें मान लीजिए C ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है तो ये बना लेगा CB और A अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये A अलग हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस तो क्लियर हो गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें तो अगर हम रिएक्ट कराते हैं Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस Fe। अब आपको पता है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप निमोनिक्स से रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करिए, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ Fe2O3 और ये क्या मिलेगा, Al2O3 मिलेगा हमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या था, फेरिक ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम, और ये हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और Fe चला गया। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। और जब भी एग्जाम में आपको ये आएगा कि आपको लिखना है तो आपको सिंगल है या डबल है ये भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आई थिंक आपको ये दोनों रिएक्शंस समझ आ गई होंगी। जब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, NCERT के क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब हम बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस की। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, अब ऐसी रिएक्शंस जिनमें कि सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करके कोई दो नए प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको हम हीट दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम्पल है एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का, विच इज़ बेसिकली AB। यहाँ पे हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, सोलर एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई प्रोवाइड करते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है A और एक प्रोडक्ट मिलता है B। दिस इज़ बेसिकली डिकम्पोज, मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो एक ही होता है और वो डिकम्पोज होके बनाता है दूसरे दो कंपाउंड्स या दूसरे दो एलिमेंट्स A एंड B।
अब क्वेश्चन आता है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब आपको पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, बट इन decomposition reactions one reactant decomposes to give two or more products। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीकॉम्पोजिशन के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है जिसके कारण जो सब्सटेंस है वो डीकम्पोज होता है। तो इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी इसी बेसिस पे तीन टाइप्स हो जाते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और थर्मल डीकम्पोजिशन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से कोई, अगर उन दोनों में से कोई नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आपको उसकी एक और डिटेल्ड वीडियो बना के और एग्जांपल्स दे के समझा दूंगी। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो मीडियम होता है जिसके कारण वो कंपाउंड स्प्लिट होता है, डिकम्पोज होता है, वो होती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और थर्मल डिकम्पोजिशन से हीट। ठीक है। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल अगर हम ले तो ये है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो अगर हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में, आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो मिलता है सिल्वर और क्लोरीन गैस। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, तो ये होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की तो भी हमें सिल्वर मिलता है और ब्रोमीन गैस मिलती है। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है। तो एक्चुअली इसे हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो ग्रीनिश गैस होती है, वो इवॉल्व हो जाती है और ब्लैक कलर का जो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर जो हमें मिलता है उससे वो इमेज बन जाती है। और सिल्वर क्लोराइड होता किस कलर का है, ये वाइट कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है बेसिकली। और ये किस कलर की होती है, ग्रीनिश गैस होती है। ठीक है। अब बात आते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। अब जैसे H2O को हम स्प्लिट करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो गैसेस मिलती हैं। ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का ऑलरेडी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो इस तरीके से मैंने आपको ये तीनों समझा दिए हैं। ठीक है। अब बारी आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। और सॉल्ट ऐसे नहीं अलग से कुछ होता है, मतलब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन का सॉल्ट बनता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, NaCl जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2O वाटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, जो कि इस पे MCQs बनते ही हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है,
रिडॉक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन दो चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिडक्शन ऑफ, या कहिए रिमूवल हाइड्रोजन। ठीक, ये होती हैं हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि, अच्छा, रिडॉक्स का मतलब जिनमें ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या तो रिमूव हो रही हो ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे रिडक्शन, या तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं। अब अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि CuO plus H2O will give you Cu plus H2 will give you Cu plus H2O। अच्छा, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और दे रहा है कॉपर और वाटर। अब आपको पता है ये क्या है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया और ये बना लिया। ठीक, अब आप क्या मुझे बता सकते हैं इनमें रिडक्शन किस में हो रहा है और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? अब ज़रा गौर से यहाँ पे देखिए, CuO बन गया Cu, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा दो टर्म्स और आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका रिडक्शन हो रहा हो, और ये हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑलवेज दे आर रिएक्टेंट्स, मतलब कि इधर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, इधर ही होंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका रिडक्शन हो रहा हो। अब क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? H2। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो रिड्यूस हो रहा है, वो कौन है? CO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हमारा एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, कोरोजन और रेंसिडिटी, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।